बात यहाँ उसी केव से शुरू होती है जहाँ ज़ावियन मास्टर टियानहाउ से कह रहा था कि मैं युनशिन की बॉडी को एक्टिवेट करने वाला हूँ। मैं अपनी हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करूंगा उसकी बॉडी को लाइट वेट करने के लिए ताकि आप इस पर कंट्रोल कर सके। लेकिन याद रखना मास्टर टियानहाउ, एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाए उसके बाद आप चाहकर भी इस बॉडी से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने प्रोसेस बीच में छोड़ दिया तो इसकी वजह से ये बॉडी पूरी तरीके से कचरा हो जाएगी, जबकि साथ ही साथ आपकी सोल को भी बुरी तरीके से डैमेज होगा। मास्टर टियानहाउ ज़ावियन की बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने आखिरकार इस प्रोसेस को शुरू कर दिया, जहाँ पर वो उस लेवल 7 के स्कॉर्पियन बीस्ट के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए युनशिन की बॉडी को सॉफ्ट कर देता है ताकि मास्टर टियानहाउ अंदर की तरफ इंटर हो सके। मास्टर टियानहाउ भी ज़ावियन की बात मानते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ युनशिन की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी युनशिन की बॉडी रेजिस्ट कर रही थी, जो देखकर ज़ावियन जबरदस्ती अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टियानहाउ की सोल को यहाँ पर युनशिन की बॉडी के अंदर इंटर करवा देता है, जो करके ज़ावियन खुश होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, एंट्री तो अच्छे से हो गई। अब मास्टर टियानहाउ, हमें इस बॉडी को अपनी हेवनली फ्लेम के साथ फॉर्ज करना होगा ताकि ये आपकी सोल के साथ मर्ज हो सके। यहाँ ज़ावियन ये कह ही रहा था तभी अचानक उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। जिनलिन भी भागते भागते फोन से ज़ावियन के पास आ जाती है, जो कि ज़ावियन से कह रही थी कि बिग ब्रदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ग्लेशियर वैली को हमारी लोकेशन मालूम हो चुकी है, वो लोग जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनकर ज़ावियन थोड़ा सा परेशान हो गया, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ स्नो फ्लेक्स बरस रहे थे। पॉइजन गर्ल समझ चुकी थी कि जंग का वक्त आ चुका है। तभी अचानक यहाँ इन लोगों के सामने एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से मास्टर टियानशिन अपने साथियों के साथ निकलकर बाहर आ जाता है और वो अपने सामने मौजूद पॉइजन गर्ल को देखकर कहता है कि आखिरकार मैंने पॉइजन बॉडी डिजास्टर वाली लड़की को ढूंढ लिया। जबकि साथ ही साथ वो साइड की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ वहाँ पर जो भी छुपा हुआ है वो फौरन बाहर आ जाए, क्योंकि तुम मुझ पर हमला नहीं कर पाओगे। जो कहते साथ ही वो फौरन यहाँ डिमोनिक सोल पपेट पर हमला कर देता है और डिमोनिक सोल पपेट को मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ पर टियानशिन को देखकर कहती है कि तुम एक डोजोंग लेवल की पीक वॉरियर हो, लगता है कि ग्लेशियर वैली तुम्हारी इज्जत नहीं करती। जिस पर टियानशिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पर बेशक मेरा थोड़ा सा वक्त तो बर्बाद होगा, लेकिन ग्लेशियर वैली के लिए ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ। साथ ही साथ वो पलटकर फौरन अपने पीछे मौजूद तीनों मास्टर से कहता है कि तुम लोग वैली के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ, यहाँ की सिचुएशन मैं संभाल लूंगा। तुम लोगों का काम है कि इस वैली के अंदर से कोई भी बाहर ना जा पाए या फिर बाहर से कोई भी अंदर ना आ पाए। जो सुनकर वो तीनों एल्डर मास्टर टियानशिन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानशिन पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि वैसे ये कितनी बड़ी कोइंसिडेंस की बात है कि मैं तुमसे पहले भी एक बार पॉइजन बॉडी वाले क्लेमिटी से लड़ चुका हूँ, जो कि तब तो काफी जरा खतरनाक थी। सिर्फ उसने 2 हमलों के दौरान ही मुझे हरा दिया और इसकी कीमत मुझे अपनी आंख देकर चुकानी पड़ी। देखता हूँ कि आखिर इस बार तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो। पॉइजन गर्ल मास्टर टियानशिन की बातें सुनकर गुस्सा होते हुए अपने पॉइजनियस स्नेक्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि आओ मुझसे लड़कर देख लो, तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमोनिक सोल पपेट भी यहाँ पर पॉइजन गर्ल की मदद करते हुए आगे की तरफ बढ़कर मास्टर टियानशिन पर हमला करने वाला था, लेकिन मास्टर टियानशिन तो काफी ज्यादा ताकतवर है। वो सिर्फ एक इशारे की मदद से ही यहाँ डिमोनिक सोल पपेट को फ्रीज करके पीछे की तरफ पटक चुका, जबकि दूसरी तरफ उसकी छड़ी अपने सामने मौजूद उन दोनों पॉइजनियस स्नेक को भी फ्रीज करके बिखेर देती है। पॉइजन गर्ल इस मौके का फायदा उठाकर अपने सोल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मास्टर टियानशिन पर साइड से हमला करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टियानशिन तो इस हमले के लिए भी पहले से तैयार थे। वो अपनी छड़ी की आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल को ब्लॉक करके पीछे हटा देते हैं, जबकि साथ ही साथ उन्होंने अपने आइस पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल को हिट करके बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलता है। पॉइजन गर्ल कहती है कि ये मास्टर टियानशिन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो सुनकर मास्टर टियानशिन हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं एक डोजोंग लेवल की पीक का वॉरियर हूँ। आखिर तुमने सोचा क्या था कि अगर तुम 2 लोग मिलकर मुझ पर हमला करोगे तो तुम मुझे हरा दोगे? सिर्फ तादाद ज्यादा होने की वजह से तुम ताकतवर से ताकतवर वॉरियर को कभी नहीं हरा सकते। जबकि साथ ही मास्टर टियानशिन कहते हैं कि वैसे बेहतर ये होगा कि तुम उस लड़के और सोल बॉडी को भी अभी के अभी बाहर बुलवा लो। वो दोनों जहाँ भी छुप कर बैठे हैं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद तुम सबको जान से मार डालूंगा। यहाँ वो ये सब कह रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनलिन ज़ावियन को प्रोटेक्ट करने के लिए केव के दरवाजे पर खड़ी थी। दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जितनी जल्दी हो सके मास्टर टियानहाउ को यहाँ युनशिन की बॉडी के साथ मर्ज करवा दे, क्योंकि इसके अलावा इन लोगों के पास जीतने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि डिमोनिक सोल पपेट और पॉइजन गर्ल दोनों ने मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर टियानशिन पर लगातार अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टियानशिन के लिए इन दोनों के हमलों को डॉज करना तो जैसे बच्चों का खेल था। इन दोनों की इतनी रफ्तार के बावजूद भी मास्टर टियानशिन इन दोनों के हमलों को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करता है, जबकि साथ ही साथ वो अपने स्नेक स्टाफ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस फॉर्मेशन क्रिएट करके इन दोनों को फ्रीज करते हुए पीछे की तरफ धकेल देते हैं। नीचे की तरफ आते हुए इससे पहले कि पॉइजन गर्ल आगे की तरफ बढ़ पाती
साथ ही तभी अचानक उसने देखा कि उसके पैर तो अपनी जगह पर जम चुके, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर थी क्योंकि मास्टर टिएनशिन उसके सामने आकर अपने आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते उस पर हमला करने शुरू हो गया था। जिन आइस क्रिस्टल को पॉइजन गर्ल के लिए डॉज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ डिमोनिक सोल पपेट आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पॉइजन गर्ल की मदद करना चाहता था, लेकिन मास्टर टिएनशिन ने उसे भी अपने आइस क्रिस्टल से हिट करते हुए दीवार के साथ ही फ्रीज करके जमा दिया। अब यहाँ पॉइजन गर्ल बेचारी काफी मुश्किल में फंस चुकी थी। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने सामने की तरफ से आने वाले आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक कर सके, लेकिन उसकी शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं। जिस शील्ड के टूटने के बाद मास्टर टिएनशिन ने यहाँ पर पॉइजन गर्ल को एक बड़े से आइस क्रिस्टल के अंदर कैद कर लिया था। साथ ही साथ मास्टर टिएनशिन हंसते हुए कहता है कि वैसे कहना पड़ेगा कि पिछली पॉइजन बॉडी क्लेमेटी काफी ज्यादा पावरफुल थी, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें हराना इतना आसान होगा। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ वो सारी बातें याद करती है जहाँ ज़ावियन पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि फिक्र मत करो, सिर्फ 2 से 3 महीनों बाद मैं स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिक कोर हासिल कर लूंगा। उसके बाद तुम्हारे लिए एक ऐसी पिल बना दूंगा जिसके बाद तुम अपनी पॉइजन बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल कर सको और तुम्हें दोबारा कभी भी अपनी पॉइजन बॉडी का कंट्रोल नहीं खोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मजबूरन पॉइजन गर्ल अपनी पॉइजन बॉडी की पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ज़ावियन मुझे माफ कर देना, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं। जो कहते साथ ही पॉइजन गर्ल ने यहाँ पर अपनी पॉइजन बॉडी की पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी। वो अपनी बॉडी का कंट्रोल यहाँ पॉइजन क्लेमेटी को देने वाली है, जिसकी वजह से पॉइजन गर्ल की बॉडी से काफी ज्यादा पॉइजन ये सोरा चारों तरफ फ्लोट कर रहा था। मास्टर टिएनशिन ये देखकर हंसते हुए कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी पॉइजन बॉडी ऑफ डिजास्टर को अभी अनलॉक कर सकती हो? अगर ये काम तुमने शुरू में किया होता तो शायद मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, लेकिन अभी तो ऑलरेडी तुम मेरी जाल में फंस चुकी हो और तुम्हारे लिए काफी देर हो चुकी है। जो कहते साथ ही मास्टर टिएनशिन ने यहाँ पर अपने आइस क्रिस्टल की डेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा करने की वजह से पॉइजन गर्ल की सारी पावर डीएक्टिवेट हो जाती है। वो बेहोशी की हालत में जा चुकी थी, जबकि साथ ही साथ उसकी यहाँ पर मौत भी हो सकती है। मास्टर टिएनशिन पॉइजन गर्ल को देखते हुए कहता है कि अगर तुम खुद ब खुद मेरे साथ ग्लेशियर वैली की तरफ चलने के लिए मान जाती तो तुम्हें यहाँ पर यूँ मरना ना पड़ता। यहाँ वो भी ये कह ही रहे थे तभी अचानक मास्टर टिएनशिन पर किसी ने स्पेस क्रैक हमला कर दिया, जिसे वो बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करते हुए साइड पर हट गए। मास्टर टिएनशिन के बाकी के एल्डर्स भी ये महसूस करके फौरन वहाँ पर पहुँच गए थे और वो सवाल करते हुए कहते हैं कि मास्टर टिएनशिन क्या आप ठीक हो? आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या था? तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों के सामने एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से मास्टर टिएनहाउ यहाँ युनशिन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए बाहर आ गए थे। आखिरकार मास्टर टिएनहाउ ने युनशिन की बॉडी को पूरी तरीके से अपना लिया और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके उसे अपने हिसाब से डालना शुरू हो गए। मास्टर टिएनहाउ के साथ वहाँ ज़ावियन और जिनलिन भी मौजूद थे, जबकि मास्टर टिएनहाउ यहाँ पर काफी ज्यादा कूल लग रहा है। उन्होंने सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से उस आइस क्रिस्टल को तोड़ते हुए पॉइजन गर्ल को आजाद करवा दिया, जो देखकर तो मास्टर टिएनशिन की होश ही उड़ चुके थे। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक डोजो लेवल का वॉरियर है, आखिर डोजो लेवल का वॉरियर यहाँ पर आया कहाँ से? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर पॉइजन गर्ल को उठा दिया था। पॉइजन गर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। मास्टर टिएनहाउ भी ये सब देख चुके थे। ज़ावियन उन्हें बताता है कि सेल्डर ने पॉइजन गर्ल को काफी बुरी तरीके से इंजर कर दिया, इसलिए मास्टर टिएनहाउ कूल तरीके से कहते हैं कि वैसे तुम लोगों को ग्लेशियर वैली जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोअर शेन स्ट्रीम भी कब्रिस्तान के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की लाशों को यूं ही आवारा कुत्तों को नहीं खिलाने वाला, बल्कि मैं यहाँ पर तुम सबकी एक एक कब्र जरूर बनाऊंगा। दूसरी तरफ मास्टर टिएनशिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है कि सीनियर, शायद हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि मुझे ग्लेशियर वैली के क्लैन लीडर के ऑर्डर्स थे और उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। जो सुनकर मास्टर टिएनहाउ तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ एक चट्टान के ऊपर आकर खड़े हो चुके थे। उनके प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि वहाँ पर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया। साथ ही चारों तरफ रेड कलर की बिजलियाँ कड़क रही थी। मास्टर टिएनहाउ कहते हैं कि मैं तुम्हारे क्लैन लीडर को नहीं जानता और ना मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है। मास्टर टिएनहाउ की ये ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि टिएनशिन की तो और भी ज्यादा हालत खराब हो गई। वो जानता रहा कि अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो अपने साथियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आइस स्नेक ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो। जो सुनकर वो तीनों एल्डर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उन्होंने अपनी आइस एबिलिटीज यहाँ मास्टर टिएनशिन के साथ शेयर करना शुरू कर दी। मास्टर टिएनशिन भी अपने ब्लड का सैक्रिफाइस देते हुए आसमान में एक पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा आइस स्नेक ड्रैगन निकलकर बाहर आ गया। ये अटैक मास्टर टिएनशिन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी स्नेक को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। लेकिन पीछे की तरफ मैदान में हम देखते हैं कि उस आइस स्नेक ड्रैगन ने जैसे आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर टिएनहाउ पर अपनी आइस एबिलिटी से हमला करने की कोशिश की, तो मास्टर टिएनहाउ मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम शायद खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं। ये कहते साथ ही उन्होंने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया, जो कि सामने की तरफ से आने वाले सारे के सारे आइस अटैक
अटैक वो अंदर की तरफ निकल चुकी थी, यानी कि मास्टर टियारहाउ को इससे जरा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ। जो देखकर वो आइस स्नेक ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर टियारहाउ पर खुद ही हमला करने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर टियारहाउ बिना अपनी जगह से हिले सिर्फ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करती हुए स्नेक को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। साथ ही साथ वो कूल तरीके से कहते हैं कि बस तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म हुआ। जो कहती है वो काफी कूल तरीके से अपना पंच रेडी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ आइस स्नेक ड्रैगन की बॉडी पर कई सारे स्लैशेस लग चुके थे, जो कि एक बहुत बड़े फायर ब्लास्ट के साथ उसे खत्म कर देते हैं। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि मास्टर टियानशियन की तो पैंट ही गीली हो गई। साथ ही वो इंजर्ड भी तो हो चुके थे, इसलिए वो घबराते हुए कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहते साथ ही वो फौरन पीछे की तरफ एक छोटा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करके अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलना चाहते थे, जिन्हें भागते हुए देखकर जावियन मास्टर टियारहाउ से कहता है कि सीनियर प्लीज उन लोगों को यहाँ से जाने मत देना। जो सुनकर मास्टर टियारहाउ अपनी उंगली के इशारे से यहाँ पर उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को पीछे की तरफ से बिखेरते जा रहे थे। दूसरी तरफ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से जाने वाले मास्टर टियानशियन ने भी ये सब देख लिया था और उन्हें समझ आ जाता है कि वो डोजुन लेवल का मास्टर स्पेस पर काफी अच्छी एबिलिटी रखता है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम सब मारे जाएंगे, आखिर अब मैं क्या करूँ। जबकि उनके एल्डर्स भी यहाँ पर मास्टर टियानशियन से यही कह रहे थे कि प्लीज मास्टर टियानशियन हमें बचाने का कोई तरीका ढूंढे। जो सुनकर मास्टर टियानशियन थोड़ी देर सोचते और अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। वो फौरन यहाँ पर अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक आइस क्रिस्टल से बनी हुई दीवार क्रिएट कर देते हैं और साथ ही साथ वो अपने तीनों एल्डर से कह रहे थे कि तुम जाकर उससे फाइट करो, इस तरह मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। जो सुनकर वो तीनों एल्डर घबराते हुए मास्टर टियानशियन को कहते हैं कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आपने वादा किया था हमारे साथ देने का, लेकिन अब हमें पीछे कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ वो ये सब कह रहे थे, लेकिन तब तक उनके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी, क्योंकि मास्टर टियारहाउ के अटैक की वजह से यहाँ ये तीनों जान से मारे गए। दूसरी तरफ अपने तीनों साथी की कुर्बानी देने की वजह से हम देखते हैं कि टियानशियन वहाँ से खुद की जान बचाकर निकल गया था। साथ ही साथ अब वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल भी क्लोज हो गया, जिसकी वजह से मास्टर टियारहाउ वो उसे जान से नहीं मार सकते थे। दूसरी तरफ जावियन ये सब देखकर कहता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा क्रूर निकला, जिसने जबरदस्ती अपने साथियों की कुर्बानी देकर सिर्फ खुद की जान बचा ली। लेकिन पास खड़े मास्टर टियारहाउ को तो यहाँ अफसोस हो रहा था। वो कह रही थी कि मुझे फिजिकल बॉडी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर की फाइटिंग स्पिरिट्स पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुई। कितनी अफसोस की बात है। जिस पर जावियन उनसे कहता है कि नहीं मास्टर, आपको ये सब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आपने जिस इंसान की बॉडी पर कंट्रोल किया है ये कभी भी डोजुन लेवल पर नहीं पहुंचा था, इसलिए ये आपके फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता। आपके फुल पोटेंशियल अनलॉक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और जबकि दूसरी तरफ टियानशियन के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना डरपोक कमीना निकलेगा जो कि जल्दी से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करके यहाँ से भाग जाए। वैसे भी अभी हमारे पास इससे भी ज्यादा एक जरूरी काम है, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर अच्छे से सनशाइन हो और वहाँ की एनर्जी बहुत ही प्योर हो, ताकि हम वहाँ पर पॉइजन गर्ल को लेकर जाके उसकी पॉइजन बॉडी पर कंट्रोल करने में उसकी मदद कर सके। वैसे भी जब एक बार ये काम हो जाए उसके बाद तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और अगर फ्यूचर में हमें मौका मिला तो ग्लेशियर वैली से हम इसका बदला जरूर लेंगे। यहाँ जावियन ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि जिनलन जावियन से कहती है कि वैसे मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ जो कि जावियन तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल और जावियन तो काफी ज्यादा खुश हो गए और वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि किस जगह के बारे में तुम बात कर रही हो, जिस पर जिनलन बताती है कि मैं अपनी ये फैमिली के फॉरबिडन लैंड की बात कर रही हूँ। वहाँ पर एक बहुत ही पुराना एंशिएंट अल्टर है जो कि तुम्हारा काम पूरा कर देगा। जावियन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया, क्योंकि ये फैमिली के साथ उसका पिछला कांटेक्ट अच्छा नहीं रहा था। लेकिन इस बार जिनलन कहती है कि पिछली बार मेरी फैमिली को आपकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इस बार मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपको इस तरह से परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। जो सुनकर जावियन और पॉइजन गर्ल आखिरकार जिनलन के साथ ये फैमिली की तरफ जाने के लिए मान गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ये फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फैमिली को परेशान करने के लिए वहाँ पर ब्लैक फायर सेक्ट वाले लोग आए हुए थे, जिन्हें देखकर क्लैन लीडर ये चोंग कहता है कि जाओही आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो। जाओही उनकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरे ब्लैक फायर सेक्ट के मास्टर ने भेजा है, जो चाहते हैं कि तुम्हारी ये फैमिली हमारे साथ कोऑपरेट करे। अगर ऐसा होता है तो हमें तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे खिलाफ तुम लोग जाने की कोशिश करते हो तो उसके लिए मैं पहले ही तुम लोगों के लिए ये कॉफिन वाला तोहफा लेकर आ चुका हूँ, इस तोहफे को तुम लोग एक्सेप्ट कर लो। यहाँ जाओही की ये सारी बातें सुनकर ये क्लैन का एक एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। एंशिएंट अल्टर हमारे फॉरबिडन लैंड की एक बहुत ही जरा खास
खास जगह है और हमारे क्लैन के रूल्स के हिसाब से किसी को भी हम वो जगह बोरो करने नहीं दे सकते। लेकिन तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ब्लैक फायर साइड को वो जगह इस्तेमाल करने दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ वो एल्डर अभी इसी तरह की बातें कह ही रहा था, तभी अचानक ज़ाओही अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसे हिट करके पीछे पटक देता है, जो देखकर बाकी के एल्डर्स को तो काफी जरा गुस्सा आ गया। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ाओही से फाइट करना चाहते थे, लेकिन ये चोंग उन सबको रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ज़ाओही ऑलरेडी 6 स्टार डोजोंग लेवल पर पहुंच चुका है, तुम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फाइट करने का कोई फायदा नहीं। जबकि दूसरी तरफ ज़ाओही भी यहाँ पर यीचोंग से कहता है कि तुम तो काफी जरा समझदार निकले, वैसे तुम्हारे सारे क्लैन के जवानों और बूढ़ों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, तो जितना जल्दी हो सके फैसला कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओही के साथी ने यहाँ पर ये क्लैन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि कितनी अफसोस की बात है, इस डैन सिटी में ये 5 मेजर फैमिलीज में से एक है, जबकि ये फैमिली तो इतनी कमजोर है। असल में ये फैमिली के एंसेस्टर काफी जरा पावरफुल थे, जिन लोगों ने इन्हें ये पोजीशन दिलवाई, लेकिन अब तो सिर्फ नकारा कचरा पीछे बच चुका। ये लोग तो सिर्फ खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते, ये तो 5 मेजर फैमिलीज के नाम पर सिर्फ डब्बा है। मास्टर यीचेंग को उन सब लोगों की बातें सुनकर बहुत ही जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जबकि दूसरी तरफ ज़ाओही कहता है कि मास्टर यीचोंग, तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके एंशिएंट अल्टर हमारे हवाले कर दो और यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम सबको हम जान से मार डालें। यहाँ ज़ाओही ये सब कहते हुए धमकी दे रहा था, तभी अचानक पीछे से हमें ज़ावियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि असली धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, कछुए के बच्चे जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों और इस कॉफिन को उठाकर यहाँ से निकल जाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और शायद इस एक कॉफिन में तुम सब लोगों की लाशें भी फिट ना आ पाई। ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि पीछे से ज़ावियन अपने दोस्तों के साथ अंदर की तरफ एक हीरोइक एंट्री लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओही तो उसे ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, बल्कि वो हंसते हुए कहता है कि अब ये छोटा बच्चा कहाँ से आ गया, शायद इस बच्चे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये कहते साथ ही वो अपने एल्डर्स को हुक्म देता है कि जाओ इस बच्चे को निपटा दो। ज़ाओही अपने एल्डर्स को ये हुक्म देते हुए एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ चलने शुरू हो गया, लेकिन असली एटीट्यूड तो यहाँ मास्टर टियानहाओ दिखाते हैं, जो कि आगे की तरफ आते हुए अपनी डोजोन लेवल की पावर एक्टिवेट कर चुके। उनकी एनर्जी अनलाइज करके एक मामूली से अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो सारे के सारे एल्डर और इवन के ज़ाओही भी उड़ता हुआ दूर जा गिरा। यहाँ इस एनर्जी को महसूस करके तो ये चैंग भी काफी जरा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो एक डोजोन लेवल का मास्टर है, जबकि दूसरी तरफ ज़ाओही के भी होश ठिकाने आ चुके थे। वो यहाँ पर टियानहाओ के सामने डरते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज हमें बख्श दे। जो सुनकर मास्टर टियानहाओ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई से पूछो कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहते हैं या नहीं। जो सुनकर ज़ाओही यहाँ पर ज़ावियन से कहता है कि लिटिल ब्रदर बल्कि नहीं बड़े भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बिल्कुल पहचाना नहीं कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो और गलती में मैंने कुछ ज्यादा बड़ी बातें कर दी, जबकि असल में मैं तो एक बहुत ही बेकार सा छोटा सा मामूली सा इंसान हूँ, मेरी तो कोई भी औकात नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जो सुनकर ज़ावियन में गुस्सा होते उससे कहता है कि ठीक है, अपने कॉफिन और अपने साथियों को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ और अगली बार अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जिस पर तो ज़ाओही शुक्र मनाते हुए अपने कॉफिन को उठाकर अपने साथियों से कहता है कि चलो चलो भागो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। जबकि उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद ज़ावियन एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही रिस्पेक्टफुली मास्टर यीचोंग से कहता है कि आखिरकार हम लोगों की एक बार फिर से मुलाकात हो गई। ज़ावियन को यहाँ पर एक बार फिर से देखकर ये फैमिली काफी जरा परेशान हो चुकी थी। वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये तो वही लड़का ज़ावियन है, लेकिन आखिर ये किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो कि डोजोन लेवल का वॉरियर इसके साथ सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है। लगता है कि ये बहुत ही जरा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता होगा। दूसरी तरफ मिस जिनलिन भी तीसी के साथ आगे की तरफ आते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर मैंने कहा था ना कि ज़ावियन हमें बचा लेगा और यही है वो ज़ावियन। जो सुनकर मास्टर चोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे माफ कर देना बेटी, मैं अंधा हो चुका था जो कि इस बात को समझ ही नहीं पाया और मैंने जल्दबाजी में इतने पावरफुल कल्टिवेटर की बेइज्जती कर दी थी। यहाँ पर मास्टर चोंग ज़ावियन से भी माफी मांगते हैं, जबकि साथ ही वो आज के लिए ज़ावियन का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जो सुनकर ज़ावियन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और वैसे भी मैं आज आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के एंशिएंट अल्टर को मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए, अगर आपको इससे कोई परेशानी ना हो। ज़ावियन की ये बात सुनकर मास्टर यीचोंग के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था। तभी अचानक एक एल्डर मास्टर चोंग से कहता है कि मास्टर चोंग हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्लैन रूल्स के हिसाब से फॉरबिडन लैंड में मौजूद उस एंशिएंट अल्टर को हमारे ही क्लैन के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मास्टर चोंग उसकी बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ, ये रूल्स तोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं और वैसे भी ज़ावियन ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया,
उसके एहसान के बदले हम ये एक छोटा सा रूल तो तोड़ ही सकते हैं। यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर चुंग ने आखिरकार जावियन को इस बात की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मास्टर टियानशन पर आ जाता है, जो कि उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वापस से अपनी ग्लेशियर वैली पहुंच चुका था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ मास्टर टियारहाउ को याद करते हुए कह रहा था कि तुम चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, एक दिन मैं खुद को ताकतवर करते हुए तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा और आज के दिन तुमने मेरी जो बेइज्जती की है उसका मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और ये कहने के बाद वो गुस्सा होते हुए वहाँ से रवाना हो गया, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।